हाँ जी। तो कैसे हो आप सब लोग? आज कल अपन ने जनरल एक्सेप्शंस तक हमने पढ़ लिया था। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ उसके बारे में। पहली बात तो जैसे कल आपके रिव्यूज हमारे पास आए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को जरा थोड़ा सा इशू आ रहा है लैंग्वेज के अंदर। मैं समझ सकता हूँ, मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, तो जब हिंदी में मैं पढ़ता हूँ तो मेरे को भी बहुत इशू आते हैं। बट आई नो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग मेक श्योर करेंगे कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम हिंदी के लिए एक अलग से क्लासेस, अलग से एक बैच शुरू कर दें। ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि इंग्लिश के कुछ स्टूडेंट्स को इशू नहीं आए, इंग्लिश के कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं आए। हम उन्हें भी जो भी क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करवा सकते हैं वो प्रोवाइड करवाएं। तो हिंदी के स्टूडेंट से मैं यही चाहूंगा कि आप लोग बस क्लास को सुने। थोड़ा स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, यूट्यूब के ऊपर आपके पास ऑप्शन होता है, स्पीड को बढ़ा सकते हो। उससे आपको क्या एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ यह सेक्शन इंपॉर्टेंट है और इस सेक्शन के अंदर यह बात इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं बहुत थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं हिंदी वालों के लिए, बट आप समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पे किस चीज के बारे में बात हो रही है। तो उसके अंदर आप अपने बेर एक्ट से पढ़ सकते हो बाद में। पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके लिए अलग से क्लासेस भी शुरू करेंगे और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी के वर्ड्स को यूज कर सकूं। आप लोग बस स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा करके एक गो थ्रू ले लीजिए इस क्लास का, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे क्या पढ़ना है। क्योंकि देखो अभी हम जो क्लासेस चला रहे हैं ये बहुत रैपिड चल रही है, क्योंकि हमारा फोकस अभी अपना आरजेएस का प्री है। तो उसके अंदर अपन डेप्थ में नहीं जा सकते और ना ही अभी हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हम बाईलिंगुअल जाएं। अगर मैं बाईलिंगुअल जाने लगूंगा तो मैं एक क्लास के अंदर मैक्सिमम 30 से 40 सेक्शंस ही करवा पाऊंगा, चाहे मैं कितना ही तेज करूं। तो इसी कारण से, पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग अलग से क्लासेस भी रखेंगे हिंदी के बच्चों को। बस मैं यही चाहता हूं कि आप एक बार गो थ्रू कर ले इस क्लास से, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस सेक्शन के अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अपन ने कल पढ़ा था, सबसे पहले कल अपन ने पढ़ा था कि एनफोर्समेंट डेट, कब से ये एनफोर्स हुआ था, कब से इसको एसेंट मिली थी, वो सब अपन ने कल पढ़ा था। आई होप आप सब लोगों ने कल, जो भी जिसने भी क्लास ली है, और अगर जिसने क्लास नहीं ली है तो उसको मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपको बता देता हूं कि जो आईपीसी है ये फर्स्ट लॉ कमीशन से बनी थी। लॉर्ड मैकॉले उस प्रेसिडेंट, सॉरी उसके हेड थे। थर्ड चीज, एसेंट कब मिली थी इसे? 6 अक्टूबर 1860 को इसे एसेंट मिली थी। कब से एनफोर्स हुआ था? 1 जनवरी 1862 से ये एनफोर्स हुआ था। उसके बाद में अपन ने इसके सेक्शन 1 2 सेक्शन नंबर 7 की एक अपन ने नॉर्मल रीडिंग करी थी। सेक्शन नंबर 3 और 4 उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके एक्सटेंशन की बात करते हैं, आईपीसी कहां तक एक्सटेंड हो सकती है, ये सेक्शन नंबर 4 और 3 बात करता है। उसके बाद में अपन डेफिनेशंस पे गए थे। कहां तक पढ़ा था सेक्शन डेफिनेशंस को अपन ने? डेफिनेशन को अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 8 जेंडर से लेकर के 52A तक, जिसमें क्या है, हार्बर की बात करता है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 53 से, सेक्शन नंबर 53 से अपन ने क्या पढ़ा था? पनिशमेंट। पनिशमेंट कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। फिर अपन ने देखा था कि अगर पनिशमेंट मिलती है तो उसे कम्यूट कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। कौन करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी। ये अपन ने पढ़ा था बाद में। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? अगर कोई इंसान को, कोई कन्विक्ट को वो फाइन के लिए सेंटेंस मिलती है और वो अगर फाइन नहीं चुकाता है तो ऑन द डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ही शैल बी पनिश्ड फॉर द इम्प्रिजनमेंट। जो क्या थी वो अपन ने आगे पढ़ी थी। उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा था? उसके बाद में अपन ने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में पढ़ा था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का याद है सबको? सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पढ़ा था। उसके बाद अपन गए थे जनरल एक्सेप्शंस पे, जो कि शुरू होते हैं 76 से। 76 से आपको याद है, जस्टिफाइड बाय लॉ था, बाउंड बाय लॉ था, वो सब चीजें याद है आपको? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जो पीछे वाली क्लास है उसको जरूर देखें, एक नॉर्मल जल्दी से जल्दी रीड करें, उसके बाद में इस क्लास को ज्वाइन करें। ठीक है, कल अपना 96 से लेकर के 106 तक थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था टाइम की कमी के कारण। आज मैं उसको थोड़ा सा जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टाइम की कमी अपने पास आज भी है। आज भी अपने को बहुत सारी चीजें करनी है, क्योंकि हम ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। अपना आरजेएस बहुत कम दिन बचे हैं, सिर्फ 43 डेज बचे हैं एग्जाम से पहले। तो आपको मैं चाहता हूं कि अच्छे से पढ़ें,
अच्छे से एग्जाम को दें और क्लियर करें। तो सेक्शन नंबर 96 क्या बात करता है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं आपके लिए थोड़ा और इजी हो जाए। सेक्शन नंबर 96 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, 96 में क्या है, प्राइवेट डिफेंस की बात है। 97 के अंदर क्या है, प्राइवेट डिफेंस किसके अगेंस्ट मिल सकता है, बॉडी के अगेंस्ट मिल सकता है, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिल सकता है। पर ये आपको याद रखना है, बॉडी तो अपनी, his own body and the body of any other person against any offense affecting the human body के अगेंस्ट। ठीक है, और उसके बाद में क्या आता है, प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। ठीक है, जंगम हो या फिर स्थावर संपत्ति हो सकता है मैं स्थावर और जंगम सेम हो, मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं कोशिश करूंगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स मेरी थोड़ी हेल्प करें अगर मैं कहीं गलत बोलता हूं, कोई चीज मैं गलत पढ़ लेता हूं। हिंदी वाले स्टूडेंट्स मैं चाहता हूं कि आप मेरी हेल्प करें कि सर आपने ये चीज गलत बताई, यहाँ पे ये स्थावर और जंगम ऐसा नहीं होता है, या फिर इस शब्द को यह बोलते हैं, इस शब्द का प्रोनाउंसिएशन यह होता है। मैं चाहता हूं आप लोग मेरी हेल्प करें ताकि मुझे भी हिंदी में इंप्रूवमेंट आ जाए और आगे की क्लासों में आपको भी दिक्कत ना हो और मेरे को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये जूम में इशू आ रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिलता है अपने को प्राइवेट डिफेंस का राइट। तो ये अपन जान गए कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जिसको अपन मूव कर सकते हैं, इसके अगेंस्ट राइट कैसे मिलता है। मान लो मेरी बाइक कोई चोरी करके लेके जा रहा है तो मैं उसे पकड़ सकता हूं, मैं उसको फोर्सफुली रोक सकता हूं, मैं उसे मना कर सकता हूं। इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट क्या होता है, कोई मेरी प्रॉपर्टी के अंदर ट्रेसपास कर रहा है, कोई मेरी प्रॉपर्टी के अंदर क्या कर रहा है, ट्रेसपास कर रहा है, तो मैं उसे रोक सकता हूं, उसके अगेंस्ट फोर्स यूज कर सकता हूं। ठीक है, फिर क्या पढ़ते हैं अपन, सेक्शन नंबर 98 पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 98 में क्या बताया था आपको कल, कि जो अनसाउंड माइंड पीपल होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अगेंस्ट भी अपने को राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है। इलस्ट्रेशन जरूर पढ़ लेना। उसके बाद में अपन ने पढ़ा सेक्शन नंबर 99 एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलता है। कौन से एक्ट के सामने, कौन से एक्ट के अगेंस्ट, इन एक्ट के अगेंस्ट जो अपन अभी पढ़ेंगे। तो यहां से अपन पढ़ते हैं दैट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कोई राइट नहीं है आपके पास किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। आपको अगर ग्रीवियस हर्ट क्या नहीं हो रहा है, एप्रीहेंशन किसका नहीं हो रहा है, आपको डेथ का एप्रीहेंशन नहीं हो रहा है, ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन अगर नहीं होता है, और वह एक्ट किसके द्वारा किया जाता है, ये देखो, इफ डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ। ये देखो, गुड फेथ आज भी अपना पीछा नहीं छोड़ रहा है, तब से गुड फेथ अपने पीछे लगा हुआ है, क्योंकि गुड फेथ में होना बहुत जरूरी है। ऐसे तो कोई भी पुलिस वाला आपको मारने उतर आएगा तो आपके प्राइवेट डिफेंस है आपके पास, पर आपको यह देखना है कि वो गुड फेथ में है या नहीं है। अंडर कॉलर ऑफ हिज ऑफिस दो दैट एक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। यह जरूरी नहीं है कि उसने जो कार्य किया वो जस्टिफाइबल है लॉ के द्वारा, पर अगर वो गुड फेथ में है तो अगर आपको एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं है तो आप अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज कर सकते हो। आगे क्या पढ़ते हैं अपन, that there is no right of private defense against an act, same चीज which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempted to be done। यहां पे क्या पढ़ा ऊपर, किसके द्वारा होता है, पब्लिक सर्वेंट। यहां पे क्या है, बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, सेम चीज यहीं पे गुड फेथ आता है, अंडर द कॉलर ऑफ हिज ऑफिस दो दैट डायरेक्शन में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल बाय लॉ। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या पढ़ते हैं, दैट देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। कल भी बताया था, पुलिस थाने के सामने खड़े हो,
फिर भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहे हो? नहीं कर सकते। क्यों? पब्लिक अथॉरिटी की प्रोटेक्शन आप ले सकते हो। 3 एक्सेप्शन अपने को मिल गए ना, 3 एक्सेप्शन अपने को समझ में आ गए। ऊपर वाले 2 एक्सेप्शन में तो अपने को अगर एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट या फिर डेथ होता है तो अपन कर सकते हैं, बट तीसरे ऑप्शन में तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते। अपने को सीधा जाके पुलिस के पास जाना है कि साहब मुझे उससे बचाएं। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक्सटेंट टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज्ड, कहां तक, किस हद तक आप अपने इस राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। ये चीज याद रखनी है, उतना ही करोगे जितना जरूरी है, उतना ही करोगे जितना जरूरी है, क्योंकि उससे ज्यादा आपने किया तो आप यहाँ पे गिल्टी पाए जाओगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है? अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। वो डिप्राइव नहीं किया जाएगा, उसे अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज करने से मना नहीं किया जाएगा। हिंदी वाले डिप्राइव्ड का मीनिंग आप ढूंढ के लाएं। ठीक है, ये आपके आरजेएस का एग्जाम देना है तो हमें वहां पे भी इंग्लिश के क्वेश्चंस करने हैं, मीनिंग्स पूछते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को आपको ध्यान में रखना है, लिख लें, उसको नोट कर लें, उसका मीनिंग देख लें। लीगल वर्ड्स जो होते हैं वो आपके बहुत काम आने वाले, पेपर के अंदर वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कब नहीं कर सकता? अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज सच पब्लिक सर्वेंट। अरे हमें तो मालूम ही नहीं है ना कि वो पब्लिक सर्वेंट है, तो ये 99 का जो फर्स्ट वाली बात है ये कहां से आई? हमें तो मालूम ही नहीं कि वो पब्लिक सर्वेंट है। अगर वो आके हमें बताए कि भाई आपके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट आया है तो हम जाएंगे। ऐसे ही कोई आदमी हमें उठा के अपनी जीप में डालने लग जाए तो हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस कर लेंगे। नीचे सेम बात बोलता है, ऊपर डायरेक्शन थी ना सेकंड में, तो ये बोलता है कि वी अनलेस ही इज नॉट डिप्राइव्ड इफ, या फिर अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन इज एक्टिंग इन सच डायरेक्शन। और अगर उसने पूछा कि भाई आप कौन और क्यों उठा के लेके जा रहे हो, तो भाई आप अगर नहीं बताओगे तो क्या बोलता है ये कि अनलेस ही प्रोड्यूसेस सच अथॉरिटी इफ डिमांडेड। अथॉरिटी बताओ तो सही कि भाई मैं तो इनकी डायरेक्शन के अगेंस्ट आपको अरेस्ट करने आया हूं। ठीक है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपको अंडरलाइन कर लेनी ये चीजें। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे 100 में क्या पढ़ते हैं अपन कि व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेथ कब करवा सकते हो? तो वो सारी चीजें ऊपर वाली अपन बाद में पढ़ लेंगे, आपको पढ़ लेना है, अपन सिर्फ पॉइंट्स पढ़ेंगे। सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट डेथ विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द असॉल्ट। मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो सकती है, तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप किसी और की भी मृत्यु कर सकते हो, जबरदस्ती जाके करनी नहीं है। पर याद रखें सेकंड क्या है, सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन दैट ग्रीवियस हर्ट, उधर डेथ था इधर क्या है ग्रीवियस हर्ट। ठीक है, तीसरा क्या है, कमिटिंग रेप। असॉल्ट करने वाले का इंटेंशन क्या है? रेप करने का इंटेंशन है, रेप किया नहीं है, इंटेंशन उसका रेप करने का है, तो आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। फोर्थ क्या है, इंटेंशन क्या है उसका? ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट। तो अगर यहां पे हम सिर्फ इंटेंशन की बात कर रहे हैं, एक्ट तो हुआ ही नहीं है, अननेचुरल लस्ट होता है फोर्थ पॉइंट में। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम काम तृष्णा। अगर मैं गलत बोलूं तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। फिफ्थ क्या है, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्शन। अगर किडनैपिंग और अबडक्शन भी आपका कोई करना चाहता है तो अपन क्या कर सकते हैं? डेथ कोज कर सकते हैं। ठीक है, डेथ कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। उसके बाद में अपना क्या पॉइंट है, अपना पॉइंट अगले वाला है कि सिक्स्थ पॉइंट बात करता है एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनिंग अ पर्सन, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन। तो पहली चीज तो ये कि रॉन्गफुली कन्फाइन कर रहा है अपने को। अब रॉन्गफुली कन्फाइन होने से अपने को क्या एप्रीहेंशन हो रहा है
कि कन्फाइन करके ही विल बी अनएबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज। मेरे को पकड़ के ले जाएंगे, मैं किसी से बचाओ बचाओ भी नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में 7 पॉइंट, ये अपने को ऐड किया गया था। कब से ऐड किया गया था? ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 से ऐड किया गया था, तो आपको ये नोट डाउन कर लेना है। 2013 से ऐड किया गया था। क्या है ये? एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड। एसिड यहां याद रखना है बस, चाहे थ्रो करे और एडमिनिस्टर करे। और अटेम्प्ट, उसका अटेम्प्ट भी, मान लो फेंका, लगा ही नहीं अपने, फिर भी अपन बच सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डेथ कॉज कर सकते हैं, डेथ कॉज कर सकते हैं। क्यों? हर्ट विल अदरवाइज, ग्रीवियस हर्ट विल अदरवाइज बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच एडमिनिस्ट्रेशन और थ्रोइंग, ठीक है। सेक्शन नंबर 101 ये नॉर्मल बात करता है, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। तो ऊपर वाले जो 6 पॉइंट पढ़े उनके अलावा अगर कुछ होता है तो अपन डेथ के अलावा भी कुछ कमेंट्स कर सकते हैं। 102 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस, उसमें अपने को सिंपल याद करना है, जब से आपको फियर लग जाए, एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आ जाए, और तब जब तक वो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर रहे, बस इतना ही, कुछ नहीं आगे। कंटिन्यूस, ठीक है, डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूस। 103 व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। तो 100 में अपन ने क्या पढ़ा था? क्या पढ़ा था 100 में? बॉडी के अगेंस्ट। इधर क्या पढ़ रहे हैं 103 में? प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ठीक है। ये आप याद रखना, क्या हो रहा है इसमें, ऑफेंसेस क्या हो रहे हैं, ये चीज आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। अंडर द रेस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड इन सेक्शन 99, ये आपको 100 में भी मिलेगा और 103 में भी मिलेगा, ठीक है। पहला क्या है इसमें? रॉबरी। रॉबरी कहाँ डिफाइन है आपको बाद में सब बताया जाएगा, फिर अपन एक रीडिंग की क्लास रखेंगे जिसमें अपन ट्राई करेंगे रैपिडली पूरी एपिसोड कंप्लीट कर सके। सेकंड क्या है? हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, रात के अंदर गृह अतिचार, रात में, दिन में नहीं, रात में। मिसचीफ बाय फायर, मिसचीफ करता है किसके थ्रू? बाय फायर, जनरल मिसचीफ नहीं है, फायर से। कमिटिंग ऑन अ बिल्डिंग, टेंट और वेसल, विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड फॉर ह्यूमन ड्वेलिंग, घर में लोग रहते हैं, प्लेस फॉर कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे अपने ये मंडियां वगैरह होती है ना, इसमें अनाज रखे जाते हैं, वो भी तो कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है, वो बिल्डिंग्स भी तो कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी है। फोर्थ क्या है? थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास, थेफ्ट, मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास। इसको अपन, मैं वैसे जनरली याद करता हूं एच एम और टी से, एच एम टी, हाउस ट्रेसपास, मिसचीफ और थेफ्ट, ठीक है। इफ सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज्ड, क्या 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 होगा कॉन्सिक्वेंस? अगर नहीं किया गया तो क्या होगा? डेथ और ग्रीवियस हर्ट विल बी दी कॉन्सिक्वेंस। क्यों? अगर आपने उस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज नहीं किया, ठीक है। 104 व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन द डेथ, ऊपर वाले जो पोर्शन है उनके अलावा अगर आते तो आप डेथ के अलावा भी कुछ कॉज कर सकते हो। 105 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं, ये आपको याद रखना है। जो बॉडी है ना, बॉडी के अगेंस्ट जो कमेंसमेंट कंटिन्यूस तो इजी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है, पर इतना भी ट्रिकी नहीं है कि हम समझ नहीं पाए, ठीक है। थोड़ा फोकस करेंगे। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस व्हेन रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस, ठीक है। ये जनरल बात आ गई है। अब आगे क्या पढ़ते हैं कि थेफ्ट के अगेंस्ट कब होता है, कंटिन्यूएंस कब हो जाती है? टिल द ऑफेंडर हैज अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी, जब तक वो अपनी प्रॉपर्टी से, प्रॉपर्टी के साथ में रिट्रीट नहीं कर लेता है। और ईदर द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज ऑब्टेन, मतलब या तो आप अपनी प्रॉपर्टी जब तक वापस नहीं पालो, या फिर आप किसी पब्लिक अथॉरिटी की हेल्प नहीं ले लो, असिस्टेंस नहीं ले लो, और दी प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। मान लो एक चोर आया, उसने मेरा फोन चुरा के भागा। अब यहाँ पे तीनों चीजें कि मैं कब तक पीछा कर सकता हूं, जब तक मैं अपना फोन नहीं पालूं। पहली चीज, अफेक्टेड हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी चीज, मैंने पुलिस के पास नहीं चला गया तब तक। तीसरी चीज, जब तक वो फोन मेरे पास वापस नहीं मिल जाए, ठीक है। ये अपने को चीजें समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद में अपन आगे वाला पढ़ते हैं, ठीक है। आगे वाला क्या पढ़ते हैं अपन?
that the private right of private defense of property against किसके, रॉबरी, रॉबरी कब मिल सकता है, कब से कंटिन्यू होगा, कब तक रहेगा, एज लॉन्ग एज, यहां से शुरू करेंगे, एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कॉजेज और अटेम्प्ट्स टू कॉज एनी पर्सन डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल रेस्ट्रेन कंटिन्यूज। समझ में आ गया, इसमें कुछ ज्यादा ट्रिकी नहीं है, जब तक वो फियर रहता है या फिर जब तक वो कार्य अपने साथ में डेथ हर्ट और रॉन्गफुल रेस्ट्रेन का एप्रीहेंशन है, अटेम्प्ट कर रहा है, तब तक अपने पास में है। अगला क्या है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास से कब, और क्रिमिनल ट्रेसपास मिसचीफ कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज दी ऑफेंडर कंटिन्यूज द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास ऑफ और मिसचीफ, ये तब तक रहेगा जब तक ये कंटिन्यूएंस में है, ठीक है। आगे, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट गृह अतिचार कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास which has been begun by such house breaking continues। तो हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट में क्या होता है, गृह अतिचार के अंदर हाउस ट्रेसपास तो होता ही होता है। हाउस ट्रेसपास का मतलब क्या होता है, हम घर के अंदर, हमारे घर के अंदर कोई और घुस जाता है, सिंपल बात समझ लो, ठीक है। 106 तो अपन ने पढ़ लिया था, ये आपको इसका इलस्ट्रेशन सबसे ज्यादा याद रखना है, ये पूछा भी गया है और पूछा जाएगा भी, इसको मत छोड़ देना गलती से भी। अब अपन बात करेंगे अबेटमेंट की। 107 से क्या शुरू होता है, अबेटमेंट। तो अबेटमेंट क्या है, अबेटमेंट क्या है, अबेटमेंट को अपन हिंदी में बोलते हैं दुष्प्रेरण। अबेटमेंट है कि मैंने किसी इंसान को दुष्प्रेरित किया कि भाई तू ये काम कर, ठीक है। अब मैं उसे दुष्प्रेरित किन किन चीजों से कर सकता हूं, ये अपन अब पढ़ेंगे, इसमें, इसमें और इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला क्या है, किसी इंस्टिगेट कर देता हूं मैं उसे, कोई इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन एनी पर्सन टू डू दैट थिंग। फर्स्टली a person abates the doing of a thing who instigates any person to do that thing। तो क्या कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है, क्या कर रहा है, उसे उकसा रहा है कि तुम ये चीज करो, उकसा रहा है। सेकंड में क्या करता है, engages with one or more other person और persons, क्या करता है, एक से ज्यादा व्यक्तियों के साथ इंगेज होता है वो, किसके लिए, और क्या करता है एंगेज होकर, कॉन्स्पायरेसी करता है। क्या करता है वो एंगेज होकर के, कोई षड्यंत्र करता है, कोई षड्यंत्र रचता है फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग। इफ एन एक्ट, ये क्या है, इफ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन परस्यूएंस ऑफ दैट कॉन्स्पायरेसी। इसमें क्या है कि सिर्फ कॉन्स्पायरेसी को ऑफेंस नहीं माना है। अगर आप कोई एक्ट करते हो, कोई इलीगल ओमिशन करते हो, तभी आप आओगे इस वाले पार्ट के अंदर। आपने बातें करके छोड़ दिया, आपने कुछ किया नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज बहुत जरूरी है, ये आपको आगे अपन पढ़ेंगे अभी, तो आपको समझ में आएगा कि सर ये बात क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे। थर्ड क्या करता है, इंटेंशनली एड करता है, उसकी मदद करता है जानबूझकर, बाय एन एक्ट और इलीगल ओमिशन, मदद कर रहा है ना इलीगल एक्ट और इलीगल, सॉरी, एक्ट और इलीगल ओमिशन से। ये बहुत जरूरी है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कर रहा है मदद। मान लो मैंने किसी को अबेट कर दिया, कैसे, कि तू तो बस चुरा के ले आ, गाड़ी मेरी बाहर खड़ी रहेगी, तो मैंने एक्ट कर दिया ना। या फिर मान लो मैं बैंक का चौकीदार हूं, मैंने किसी से बात कर ली कि मैं अपनी गन लेके नहीं जाऊंगा, गन छोड़ दूंगा, तू तो बैंक में आ जाना, चोरी कर लेना, मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया, मैंने ओमिशन कर दिया, ओमिशन, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। अ पर्सन बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन, क्या करता है वो, जानबूझकर, विलफुल का मतलब होता है जानबूझकर, क्या कर रहा है, जानबूझ के मिस रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को। और बाय विलफुल कंसीलमेंट, किसी चीज का छुपाना, कंसीलमेंट का मतलब छुपाना, ऑफ अ मटीरियल फैक्ट, जो कि बहुत जरूरी है, विच ही हैज बाउंड टू डिस्क्लोज, वो बाउंड है, उसकी ड्यूटी है करने का, पर वो नहीं कर रहा है, मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर कंसील कर रहा है।
voluntarily causes or procures or attempts to cause or procures a thing to be done is said to instigate the doing of that. okay? अगला क्या है? इसके इलस्ट्रेशंस जरूर पढ़ लेना, मैंने आपको पहले भी बताया इलस्ट्रेशंस बहुत जरूरी होते हैं, प्लीज कर लेना। नंबर नहीं आएंगे तो फिर आप बोलोगे कि सर मैंने तो आपने बोला था कि इलस्ट्रेशंस करना, मैंने किया नहीं, तो फिर अपन क्या कर सकते हैं? अगले पेपर की तैयारी कर सकते हैं बस। Explanation 2. Whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate, ये कहां से कनेक्ट करेंगे? थर्ड वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। इंस्टिगेशन सॉरी इनिशियली इंटेंशनली एड करना, इससे अपन एक्सप्लेनेशन नंबर 2 को ऐड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। एंड देयर बाय क्या करता है? facilitates the commission thereof is said to aid the doing of that thing। ठीक है, जोड़ देना साथ में। 108 में अबेटर की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मैं कम पढ़ाऊंगा इसको टाइम की बचत के लिए। आपको पढ़ना है ये एक्सप्लेनेशन, इसके सारे के सारे मैं ब्रीफली पढ़ूंगा। अ पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस, क्या करता है? ऑफेंस को अबेट करता है। कब? हु अबेट्स ईदर द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस और कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी एन ऑफेंस, कोई एक्ट के कमीशन करवाता है जो ऑफेंस हो सकता है। if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as of the abettor, उस व्यक्ति के द्वारा जिसको सेम इंटेंशन हो, सेम नॉलेज हो। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बात करता है? द अबेटमेंट ऑफ द इलीगल ओमिशन ऑफ एन एक्ट which may amount to an offense although the abettor may not himself be bound to do that act। अब वो जरूरी नहीं है कि वो खुद ही बाउंड हो उस एक्ट या ओमिशन के लिए। मान लो अपने दोस्त को बोलता है कि भाई ये जो, चलो थोड़ी सी ये डार्क बात हो जाएगी भी, तू अपनी मम्मी को खाना मत दिया कर। ठीक है भाई, ए तो बाउंड नहीं है ना अपनी उसकी बी की मम्मी को खाना देने के लिए, पर वो बी को बोलता है कि तू मत कर ये चीज, बी नहीं करता है। तो अबेटमेंट तो ए ने कर दिया, एक्ट बी ने कर दिया। एक्ट नहीं बोलेंगे, इसको ओमिशन बोलेंगे कि उसको बाउंड था खाना देने को पर उसने नहीं दिया। ठीक है, वैसे ऐसा बिल्कुल करना ही चाहिए और ऐसा होता भी नहीं है जनरली। तो ये थोड़ा सा एग्जांपल के लिए मैंने बताया आपको। ठीक है, एक्सप्लेनेशन नंबर 2, टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। भाई मैंने जो बोला वही हो, अबेटमेंट जो हुआ वही हो, जरूरी नहीं है। The effect requisite to constitute the offense should be caused। जो बोला गया, जो cause होना था वो नहीं हुआ, तो वैसा मैंने तो अबेटमेंट नहीं किया। मैं ये नहीं बोल सकता मैंने किसी बच्चे को बोला जाओ जाके ये जहर है ना ये उस प्याली में रख दो, उसने दूसरी प्याली में रख दिया, जिसको पीना था किसी और व्यक्ति ने पी लिया और मर गया। मैं बोलूं भाई साहब मैंने तो इसमें रखने को बोला था, तो भाई बोला तो था ना, तभी उस बच्चे ने जहर लिया ना, तभी उसने जाके रखा ना, तो आपको अब इस व्यक्ति की मृत्यु के लिए हम कन्विक्ट कर देंगे अबेट के लिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। एक्सप्लेनेशन नंबर 3, ये जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति से अबेटमेंट पर्सन अबेटेड, जिस व्यक्ति को अबेटमेंट मिला शुड बी केपेबल बाय लॉ ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस। अब ये क्या बात कर रहा है भाई? केपेबल तो सभी होते हैं, आप तो यही बोलोगे। नहीं, केपेबल सभी नहीं होते हैं। 82, 83, 84, 85 पढ़ के आना। मैं एक आइडिया बता रहा हूं, बच्चा बच्चा पागल इंसान शराबी। ठीक है, समझ गए? हिंट दे रहा हूं, समझ जाना। 4 एक्सप्लेनेशन क्या है? द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, वो खुद से ही एक ऑफेंस है, उसका अबेटमेंट करना ही ऑफेंस है। तो द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इलस्ट्रेशन कर लेना। ऐसा कोई अबेटमेंट जो खुद से एक ऑफेंस है, उस अबेटमेंट का अबेटमेंट भी ऑफेंस होगा। 5, इट इज नॉट नेसेसरी टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट बाय कॉन्स्पायरेसी वाले की बात करता है, ये सिर्फ सेकंड वाले पॉइंट की, that the abettor should consult the offense with the persons who commits it। सबको बताए ये जरूरी नहीं है, सबको बताए ये जरूरी नहीं है। It is sufficient if he engages in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed।
देखो सबको अगर बताएगा, सबका सेम इंटेंशन होगा तो क्या आ जाएगा 34 इन दी फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन। याद रखना, पढ़ लेना, कनेक्ट कर लेना, ठीक है। सबको सेम बात बताओ, जरूरी नहीं है। और ये इलस्ट्रेशंस कर लेना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इलस्ट्रेशन मत छोड़ देना। 108 ए, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। ये आप पढ़ लेना, ऐसा कोई ऑफेंस अबेटमेंट से करता है पर कहाँ, कोज कहाँ होगा, वो आउटसाइड इंडिया होगा। 109, punishment of abatement if the act abated is committed in consequence and where no express provision is made for its punishment। तो जनरली तो क्या है, कुछ अपराधों के बारे में, उसके अटेम्प्ट के बारे में, उसके अबेटमेंट के बारे में प्रोविजन दिया हुआ है, पर कुछ के बारे में नहीं दिया हुआ इसका, तो क्या होगा कि वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड, अगर नहीं दिया गया तो क्या है, बी पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। जो ऑफेंस हुआ है ना उसके लिए जो पनिशमेंट है ना उसी को आप दे दो उस अबेटर को, ठीक है। आगे पढ़ेंगे 110। ये 110 जो है 110 है, 111 है, ये आपको एक एक बार पढ़ लेने हैं। मैं आपको जनरल एक आइडिया दूंगा। इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ द अबेटर, जो कार्य अबेटर ने क्या, अबेटर ने कोई एक अबेटमेंट कर दिया पर जिसने इंसान ने कार्य किया उसका इंटेंशन कुछ और भी हो गया, कुछ और भी इंटेंशन हो गया, तो क्या होगा, बी पनिश्ड विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस व्हिच वुड हैव बीन कमिटेड if the act had been done with the intention or knowledge of the abettor and with no other abettor की knowledge, ठीक है। liability of abettor when one act abetted and different act done, बोला कुछ और किया कुछ और। जहर का प्याला देना था ए को, दे दिया बी को, तो बी मर गया, तो भाई साहब बी मर गया तो बी के लिए भी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ना। ये नहीं बोलते भाई साहब मैंने तो इसको मारने की बात करी थी, ये तो मरा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। आगे चलेंगे, इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा भाई। 112 अबेटर व्हेन लायबल टू कम्युलेटिव पनिशमेंट, ये याद रख लेना, ये वर्ड याद रख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। क्या होती है कम्युलेटिव पनिशमेंट, हिंदी वालों क्या होती है कम्युलेटिव पनिशमेंट? आपको मैं एक आइडिया दे देता हूं। आकलित, आकलित दंड बोलते हैं इसको भाई, मेरी हिंदी के लिए मुझे माफ करें। फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन, भाई जो एक्ट अबेट किया था ये तो हुआ ही हुआ, साथ में एक और हो गया। मान लो मैंने ए को बोला कि तू जाके बी के घर पे डरा के आ जा उसे, वो बी के घर पे डराया तो सही, उसके घर पे चोरी भी कर ली, तो मेरे को इन दोनों का मिलेगा भैया, दोनों का मिलेगा, क्योंकि मैं इसको नहीं बोलता तो ये क्यों जाता, ठीक है। याद रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। 112 में कम्युनिटी है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, 112 है ना ये इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन है ना ये पूछ लेते हैं इसके, ईच ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। चलो 113 पढ़ लेना, देख लेना। लायबिलिटी ऑफ अबेटर फॉर एन इफेक्ट कॉज्ड बाय द एक्ट अबेटेड डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर। कुछ और ही काम हो गया भैया, और ही काम हो गया, तो क्या हुआ भाई, आपको तो पनिशमेंट मिलेगी, तो आपने बोला ही तो था, अब दूसरा हो गया तो क्या हुआ, उसकी भी मिल सकती है, ठीक है। आगे चलेंगे 114 अबेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अब ये वाला जो है ना इसको अपन छोड़ नहीं सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि अबेटर है ना प्रेजेंट भी होता है वहीं पे, ठीक है। क्या होता है, प्रेजेंट भी होता है वहीं पे, वहां पे प्रेजेंट होता है, ऑफेंस होने वाली जगह पे प्रेजेंट होता है। ये 114 जो है ये क्या है, क्रिएट्स अ रूल ऑफ जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। ये किस केस में बोला था, ये बोला था कुलवंत सिंह के केस में, कुलवंत सिंह के केस में। हिंदी वालों लिख लेना, देख लेना, पढ़ लेना। अब ये क्या बात करता है, whenever any person who is absent would be liable to be punished as an abettor, as an abettor। ये तो ठीक है,
अगर एब्सेंट है तो एज एन अबेटर लायबल होगा। और अगर वह व्यक्ति वही है, इज प्रेजेंट व्हेन द एक्ट और ऑफेंस फॉर विच ही वुड बी पनिशेबल इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट इज कमिटेड, क्या हो गया, कमिट हो गया वो, अगर वो कमिट होगा अबेटेड में, उसको पनिशमेंट मिलती है अबेटमेंट में। अब वो प्रेजेंट भी वही है, प्रेजेंट है तो क्या होगा, deemed to have committed such an offense, such act। अब भैया ये साथ में हो तो हम यही मानेंगे कि आपने अबेटमेंट नहीं, आपने खुद ने ये ऑफेंस किया है, तो अब आपको अबेटमेंट के लिए नहीं, आपको उसके एक्ट के लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। 115 को आप एक बार छोड़ देना, 116 को आप देखो। 116 जो है ना, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। 116 में क्या चीज ध्यान रखनी है, लैंग्वेज पढ़ लेना, और आपको क्या याद करना है, 1/4 पार्ट ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड। इसका सेकंड पार्ट क्या बढ़ता है, क्या बोलता है, 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड। यहाँ पे तो क्या होता है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, इफ ऑफेंस बी नॉट कमिटेड, ठीक है। इफ द पर्सन, यहाँ पे क्या है, इफ द पर्सन अबेटेड बी अ पब्लिक सर्वेंट, जिसको अबेट किया वो पब्लिक सर्वेंट है, हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट ऑफेंस, तो 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, और इधर क्या है, 1/4, ठीक है। आगे चलते हैं, 117 में भी सेम सी ही बातें हैं, अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और बाय मोर देन 10%, 10% से ज्यादा लोग, 10 या 10 से अधिक व्यक्तियों से वो एक अबेटमेंट करवाता है, तो क्या होगा, डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 इयर्स, ठीक है। 18 देख लीजिएगा, 17 की तरह ये 18, 19 ये 17 की तरह, इनको देख लेना। 120 आप देख लेना, 120 वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप थोड़ा सा पढ़ लेना, एक आइडिया लग जाए, हेडिंग नहीं छूटनी चाहिए कहीं भी। 120 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है कि डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। अब कॉन्स्पायरेसी को अपन ने कहाँ पढ़ा था, 107 का सेकंड पॉइंट पढ़ा था ना, कॉन्स्पायरेसी इंगेजेस विद 2 और मोर पर्सन, कॉन्स्पायरेसी। ये और इसमें डिफरेंस क्या है, अब ये अपन आज बात करते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेरे को पता है मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, क्लास में थोड़ा अपन धीरे चल रहे हैं, बट ये पढ़ना जरूरी है। 120 ए क्या बात करता है, व्हेन 2 और मोर पर्सन एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट। पहली चीज तो इलीगल एक्ट करते हैं, दूसरी चीज क्या है, कोई एक्ट करते हैं, कोई कार्य करते हैं विच इज नॉट इलीगल, अपने आप में तो इलीगल नहीं है, बट बाय इलीगल मीन्स, बाय इलीगल मीन्स, किसी पब्लिक सर्वेंट के पास जाकर के अपना काम करवाना तो इलीगल नहीं है, पर उसे एक 2000 का नोट दे के अगर आप काम करवाते हो ना, तो वो इलीगल है भाई। ये काम अगर आप करते हो तो आप कॉन्स्पायरेसी में आ जाते हो, ठीक है। और अपन क्या पढ़ते हैं, सच एन एग्रीमेंट इज डेजिग्नेटेड अ क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी बोलेंगे अपन उसे, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ना एक दो चीजें याद कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रोवाइडेड जो है ना इसका, ये आप पढ़ लो, फिर मैं आपको थोड़ा सा चीजें एक दो बता देता हूँ। नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट, यहां से आप इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, इसको छोड़ दो, अब इसको बाद में पढ़ेंगे, यहां से पढ़ो। That no agreement shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। तो इससे अपने को क्या समझ में आया कि अदर देन कमिटिंग एन ऑफेंस, अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी होती है तो उसमें एक्ट होना बहुत जरूरी है। बट अदर देन का मतलब क्या है कि अगर कमिटमेंट ऑफ एन ऑफेंस की बात है ना, वहां पे तो भाई साहब एक्ट की भी जरूरत नहीं है, वहां पे तो प्रिपरेशन या फिर आपने एग्रीमेंट कर लिया ना, वो भी पनिशेबल है। यही तो बात, खास बात है इस सेक्शन की, यही तो इसको खास बनाती है कि सिर्फ सोचना ही आपका पनिशेबल है। किसी ऑफेंस का सोचना क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी में आपका पनिशेबल है। ये क्वेश्चन पूछेगा कौन सा एक्ट ऐसा है, कौन सा सेक्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ सिर्फ एग्रीमेंट करना भी पनिशेबल है, किसमें, 120 ए में, ठीक है। 120 ए और 107 में यही तो डिफरेंस है भाई साहब। 107 में बी जो पार्ट है
और 120 ए जो है उसमें यही तो डिफरेंस है। इधर एक्ट होना बहुत जरूरी है, इधर अगर कमिटमेंट ऑफेंस की बात है तो यहाँ पे एक्ट होना जरूरी नहीं है। इधर तो काम करना जरूरी है भाई, इधर काम करना जरूरी नहीं है। आपने सोच लिया ना, सोचते ही तो आपको क्या होगा, पनिशमेंट मिल जाएगा वैसा। ठीक है, अब अपन चलेंगे किस पे, 120 बी पे। ओके, अब पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, पनिशमेंट आपको देख लेनी है, शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर इफ यू हैड अबैटेड सच ऑफेंस। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक बात बताता हूं कि whoever is party to a criminal conspiracy to commit an offense, उधर ऑफेंस की बात कर रहा है, एन एक्ट बाय इलीगल मीन्स वाली बात नहीं कर रहा है। ठीक है, कमिट एन ऑफेंस, कौन सा ऑफेंस है जो कि पनिशेबल है, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच ऑफ 2 years और अपवर्ड। मतलब ऐसे कोई ऑफेंस की बात कर रहे हैं, कमिट करने की बात कर रहे हैं वो लोग जो कि डेथ से, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 2 years है, वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड इन दिस कोड। अलग से बताया नहीं गया है कि भैया अगर कोई क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी करता है इसकी तो क्या पनिशमेंट होगी। अब क्या मिलेगा, फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच कॉन्स्पायरेसी बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबैटेड। उसके अबैटमेंट के लिए जो ऑफेंस है ना, जो पनिशमेंट है वही उसको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, whoever is a party other than a criminal conspiracy to commit an offense। उसके बाद में क्या है, an act by illegal means, ये इसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may exceed to 6 month, क्या है 6 month और फाइन और both, ऐसे करके आप लिख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, आगे अपन क्या पढ़ेंगे, तो अपन पढ़ते हैं 121, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वेजिंग वॉर, सॉरी ऊपर चला गया, वेजिंग वॉर और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर और अबेटिंग वेजिंग वॉर। अब देखो यहाँ पे अबेटमेंट के लिए स्पेशली दे दिया ना, यही तो बात कर रहा था वो कि एक्सप्रेसली नहीं दिया, यहाँ पे तो एक्सप्रेसली दे दिया। तो अगर वो वेज वॉर करता है, लड़ाई करने की कोशिश करता है भारत के अंदर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शैल बी पनिश्ड विद डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रख लीजिएगा। डेथ का पनिशमेंट आ गया ना तो इसको याद कर लेना, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 121 ए, कॉन्स्पायरेसी टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल बाय सेक्शन 121। अब ऊपर तो देखो अटेम्प्ट था, अबेट था, करना था, इधर कॉन्स्पायरेसी को भी पनिश कर देता है, वैसा भी है, कॉन्स्पायरेसी को भी पनिश कर देता है। कॉन्स्पायरेसी कहाँ पढ़ी अपन ने, एक तो 107 में पढ़ी और 120 ए में पढ़ी। ठीक है, क्या करना है, shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। LI मिल सकती है, 10 साल की सजा मिल सकती है, 10 साल तक की सजा मिल सकती है और फाइन मिलेगा, which may extend to fine। एंड यहाँ पे प्लस कर दीजिए भाई, यहाँ पे एंड है। ठीक है, अब 122 को पढ़ लेना, 23 को पढ़ लेना, 24 को पढ़ लेना, 25 26 को पढ़ लेना और 27 28 29 जो है उनको छोड़ देना, काट देना, कोई काम के नहीं है अपने ये। अब अपन आएंगे 131 में। 131 में क्या करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर थोड़ा सा आइडिया। पहली बात तो चैप्टर क्या है याद रखना, ऑफेंसेस रिलेशन टू आर्मी एंड नेवी और एयरफोर्स की बात करता है। अबेटिंग म्यूटिनी, म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह पैदा कर देता है उसके अंदर, है ना, किसी इंसान के अंदर विद्रोह पैदा कर देना अपनी ही आर्मी के खिलाफ, अपनी ही कंपनी के खिलाफ, तो वो क्या करता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर मे बी टर्म 10 years एंड फाइन। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके अबेटमेंट पर बात नहीं करेंगे अभी, छोड़ देंगे अबेटिंग और म्यूटिनी। अब वैसे ऑफेंस की देखो आने को तो कुछ भी आ सकता है, अपन एक आइडिया लेके चलते हैं कि ऐसी चीजें हाईकोर्ट नहीं पूछता है, पर फिर भी बस इतना सा याद कर लेना क्योंकि कोई डिफरेंस तो है ही नहीं इसके अंदर। 131 और 132 की ऑफेंस में पनिशेबल में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं है। 133 छोड़ दीजिएगा, 34 35 ये सब छोड़ दो, 141 पे आ जाओ, सीधा सीधा कूद के 141 पे आ जाते हैं। अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली को अपन ने और कहाँ पढ़ा था, याद है पिछली क्लास में 34 के साथ में अपन ने पढ़ा था अनलॉफुल असेंबली। 34 में कौन थे, 2 या 2 से अधिक। अनलॉफुल असेंबली में कितने होते हैं, याद है 5 होते हैं कम से कम।
भाई याद नहीं है तो पिछले वाली क्लास देख लीजिएगा, कल वाली क्लास में ये चीज बताई गई थी। 134 और 144 के बीच का डिफरेंस बताया था अपन ने। यहाँ पे अनलॉफुल असेंबली है तो क्या करता है, ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डेसिग्नेटेड एज अनलॉफुल असेंबली। क्या करते हैं वो, अगर इफ द कॉमन ऑब्जेक्ट, उनका 34 में क्या था, कॉमन इंटेंशन था, याद कर लेना, डिफरेंस को ध्यान में रख लेना। अब क्या करते हैं ये लोग इकट्ठा होके, ओवररेव क्या करते हैं, हटाते हैं बाय क्रिमिनल फोर्स, शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट। अपना काम करने से रोक देता है। सेकंड क्या है, टू रेसिस्ट, रोकते हैं, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ के एग्जीक्यूशन को रोकते हैं। थर्ड क्या बढ़ता है, टू कमिट अ मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास ऑफ और अदर ऑफेंसेस। नहीं देखते हैं कि बसों को जला देते हैं, घर के अंदर तोड़ फोड़ कर देते हैं, यही तो होता है भाई काम, यही तो होता है। और क्या बढ़ते हैं अपन, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन और टू टेक ऑब्टेन पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। किसी आदमी के घर में घुस गए 5 से ज्यादा व्यक्ति कि तेरा घर खाली चाहिए, खाली चाहिए तो मतलब खाली चाहिए, तो क्या कर दिया, 141 में आ गए वो लोग। अगर 5 से कम है तो 141 में नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, 34 में आ जाएंगे, जॉइंट लाइबिलिटी हो जाएगा अगर उनका कॉमन इंटेंशन है तो। ठीक है, पांचवा, बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट ही इज नॉट लीगली बाउंड, लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, और टू ओमिट, किसका, लीगली एंटाइटल्ड टू डू, किसी चीज पे साइन करवाना, वो लीगली बाउंड नहीं है करने के लिए, जबरदस्ती करवा लिया। या फिर कोई इंस्पेक्शन करना, वो लीगली बाउंड है करने के लिए पर नहीं करवाया, तो इंस्पेक्शन की बात आ गई है। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, मैं आपको एक काम देता हूँ, सीआरपीसी में, सीआरपीसी में इंस्पेक्शन कहाँ है, लोकल इन्वेस्टिगेशन कहाँ है, मेरे को कौन बताएगा, कमेंट के अंदर बताना है, जल्दी जल्दी क्लास देखते। पीछे जाके बेरट में कोई नहीं देखेगा, जिसको याद है लिख के दो, क्या होता है सीआरपीसी में, कहाँ है लोकल इन्वेस्टिगेशन, लोकल इंस्पेक्शन कहाँ है, जल्दी जल्दी बताना भाई कमेंट के अंदर, ठीक है, मैं देखूंगा जरूर। अब ये चीज भी बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में आती है ये एक्सप्लेनेशन इसका। पहले तो अनलॉफुल नहीं था पर बाद में बन गई, पहले तो शांति से बैठ के बातें कर रहे थे, या फिर साथ में एक साथ कहीं हम घूम रहे थे, या फिर कोई नाराबाजी कर रहे थे, उधर नाराबाजी करते उन्होंने बसों की तोड़फोड़ शुरू कर दी, तो क्या हो गया, अब ये अनलॉफुल असेंबली बन गए। बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, याद रख लेना, बीइंग ए मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली 141 में नहीं है, 141 में तो अनलॉफुल असेंबली असेंबली को डिफाइन किया है, 142 में है बीइंग ऑफ अनलॉफुल असेंबली। पनिशमेंट क्या है, 6 महीने और फाइन और बोझ, ठीक है। 144 अपन ने कल पढ़ लिया था, टाइम की कमी के कारण अभी अपन नहीं पढ़ पाएंगे, बस इतना मैं बता देता हूँ, डेडली वेपन होता है उधर भाई, उधर क्या होता है, डेडली वेपन होता है भाई, ठीक है। फिर और क्या पढ़ते हैं अपन, 146 में आ जाओ सीधा, अपन 46। कुछ भी गलती, छोटी मोटी गलती हो जाए क्लास के अंदर, अपन यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ते हैं तो सामने कुछ होता नहीं है, बच्चे नहीं होते हैं तो अपना थोड़ा सा इधर से उधर वर्ड्स चले जाते हैं, तो प्लीज आप देख लीजिएगा, पेरेट से मैच कर लीजिएगा कि सर ने कहीं 144 की जगह 146 तो नहीं बोल दिया, 141 की जगह 145 तो नहीं बोल दिया, वर्ड्स निकल जाते हैं, गलती हो जाती है, आप ध्यान रख लीजिएगा। पेयर एक्ट से को साथ में लेके पढ़ते रहें। राइट, राइट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, राइटिंग तो चलो ठीक है, राइट को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अपन बलवा बोलते हैं। पर क्या न्यूज़पेपर में हर जगह अपन दंगे ही दंगे सुनते हैं कि दंगे हो गए, दंगे नहीं होते हैं, वो राइट्स होते हैं, राइट को क्या बोलते हैं, बलवा, ठीक है। whenever force और वायलेंस इज यूज्ड, फोर्स यूज करता है, वायलेंस यूज करता है, किसके लिए, किसके थ्रू, अनलॉफुल असेंबली वाले, बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ सच असेंबली। क्या है, कॉमन ऑब्जेक्ट है 34 में, क्या है, इंटेंशन है भैया, इंटेंशन को याद रख लेना, डिफरेंस को याद रख लेना, क्वेश्चन आता है और गलत हो जाता है, नंबर कट जाते हैं, फिर अपन क्या कर सकते हैं, आपको पहले ही बताया था, अगले पेपर की तैयारी कर सकते हैं। एवरी मेंबर ऑफ सच असेंबली इज गिल्टी, सब गिल्टी होंगे, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी है भैया, ठीक है, याद रख लेना। पनिशमेंट क्या दे रखी है, याद रखो, पनिशमेंट क्या है, 2 साल, फाइन और बोथ, इसको ऐसे लिख लो, 2 ईयर, फाइन, बोथ, ठीक है। आगे चलते हैं, राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन, सिर्फ पनिशमेंट देखेंगे, 3 साल, ये ठीक है, 3 साल, फाइन,
ठीक है, 149 को आप छोड़ दो। एवरी मेंबर, ये बस इतना याद रखना, अनलॉफुल असेंबली बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, सभी होंगे। वही बात है, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। 152 पे आ जाओ, 51 को छोड़ दो, 52 पढ़ लेना। ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट। अब सप्रेसिंग राइट, राइट को सप्रेस करने के लिए कोई पब्लिक सर्वेंट काम करता है। अच्छा, एक और काम दे देता हूं इसी बात पे कि कब किसी असेंबली को डिस्प्रेस करने के लिए बोला जा सकता है, और अगर बोला जा सकता है तो किस किस के थ्रू बोला जा सकता है, कहाँ कहाँ बोला जा सकता है। ये आता किसमें, सीआरपीसी में आता है भैया। देख लेना, कमेंट में बता देना कि सर आपको तो आता नहीं है, हम बताते हैं कौन से सेक्शन में है। ठीक है, तो सर भी देख लेंगे, सर भी याद कर लेंगे, सर भी समझ जाएंगे। ठीक है, इसकी पनिशमेंट आपको देख लेनी है, इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years और फाइन और बोथ। ठीक है, आगे चलते हैं। 153 ये सब छोड़ रहे हैं, अपन सीधा जंप करेंगे 159 पे। अब यहाँ होते हैं दंगे भैया, 159 में होते हैं दंगे। तो न्यूज़पेपर वाले राइट्स को भी दंगा बताते हैं, एफरे को भी दंगा बताते हैं। हिंदी वालों, एफरे होता है दंगा, ठीक है, राइट क्या होता है, बलवा। अब ये क्या, वेन 2 और मोर पर्सन। अब उधर तो क्या था, दंगे में क्या था, अब बलवा में क्या था, 5 व्यक्ति। इधर क्या है, 2 या अधिक, 2 से अधिक। बाय फाइटिंग, लड़ते हैं आपस में पब्लिक बेस पे। किस पे, पब्लिक बेस पे, अपने घर में लड़ते हैं, भाई बहन सब लड़ते हैं। वो कौन सा दंगा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं भैया। ठीक है, कल को अपना भाई आपसे लड़ने लग जाए, आप पुलिस को फोन कर दो कि मेरा भाई दंगा कर रहा है, तो नहीं होगा। ठीक है, पब्लिक प्लेस इंपॉर्टेंट चीज है। क्या पनिशमेंट है भाई, 1 month और फाइन, और 100 रुपीज तक का फाइन जा सकता है भाई। इसमें आप क्या करोगे, 1 month 100 रुपीज। और ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने आपके लिए, आपके पेपर को इजी करने के लिए मैंने कटवा दिए हैं। अब अपन इनको बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ उनमें से नहीं आएगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ उनमें से नहीं आएगा। आगे चलते हैं 166, यहां से अपन क्या पढ़ना जा रहे हैं, ये आप हेडिंग देख लेना भाई। मैं तो कहीं जोश जोश में बोल दिया, हेडिंग और चैप्टर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट, या तो पब्लिक सर्वेंट के थ्रू कोई ऑफेंस हो रहा है, या फिर उसके अगेंस्ट हो रहा है। पब्लिक सर्वेंट डिसोबेइंग लॉ, पब्लिक सर्वेंट क्या करता है, डिसोबे करता है लॉ को विद इंटेंट टू कॉज इंजरी टू एनी अदर पर्सन। किसी को घर से ऐसे उठा के ले गया, मेरे पास तो, मैं ही राजा, मैं ही पुलिस वाला, मेरे पास सारी की सारी पावर। तो भैया सारी की सारी पावर तो आपके पास में नहीं है। आपको क्या होगा, एक सिंपल सी इम्प्रिजनमेंट होगी। कब तक की होगी, 1 साल तक की हो सकती है, फाइन हो सकता है, बहुत हो सकते हैं। ये क्या करना है, पढ़ना है। आगे चलते हैं 166A, पब्लिक सर्वेंट डिसोबे डायरेक्शन अंडर लॉ। डायरेक्शन कहाँ कहाँ होती है भैया, आप FIR को लिखोगे, आप चार्जशीट पेश करोगे, कहाँ कहाँ है ये कौन बताएगा मेरे को, किसमें बताएगा, पहली बात तो ये बताओ। CRPC में बताएंगे। कमेंट के अंदर ये चीजें भी बताना है कि सर ये किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। आपको तो नहीं पता, हम बता देते हैं सर आपको। ठीक है, नोइंगली डिसोबेज एनी डायरेक्शन ऑफ द लॉ। बोलते हैं ना कि इतने देर में ये खत्म करना है, इतनी देर में इन्वेस्टिगेशन खत्म करनी है, मैं तो नहीं करूं, ऐसे नहीं, कैसे नहीं करूं भाई, पनिशेबल है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है। कब तक की है, नॉट लेस देन 6 months, 6 महीने से तो कम तो हो ही नहीं सकती। आप चाहे कोई भी हो, कहां तक की खींच सकते हो, 2 साल तक की खींच सकते हो। शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। ये वाला पढ़ लीजिएगा, ये वाला पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिसोबे करता है तो क्या होगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट। और ऊपर क्या था, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट फॉर नॉन ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी CRPC आती है। ठीक है, ये देखो, कनेक्ट कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना। क्या होगा, पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट 1 year, फाइन बोथ। 167, ये जो 167 है, ये क्या बात करता है, सॉरी ऊपर ही चला गया यार। ये क्या बात करता है, सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एन इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज इंजरी। गलत चार्जशीट जानबूझ के बना दी पुलिस वाले ने। तो क्या भैया, सच पब्लिक सर्वेंट चार्ज विद दी प्रिपरेशन ट्रांसलेशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। उसको चार्ज मिला हुआ था कि भाई तू ये बना के लेके आ, ट्रांसलेट करके लेके आ, जानबूझ के उसने झोल झाल कर दिया।
अब क्या मिलेगा उसे, पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 साल तक जाना पड़ेगा भैया जेल में, फाइन भी देना पड़ेगा, फाइन भी देना पड़ सकता है, यहाँ पे और है ना, और विद बोथ, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, 3 ईयर फाइन और बोथ, ठीक है। आगे चलते हैं 168 में, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं भैया। 168 बात करता है अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड। अब ये मैं आपको सीपीसी से उठा के लेके आऊंगा, सीपीसी में कहाँ है आप मेरे को बताना, ठीक है। ये देखो, बाय करना, बिड करना, जो ऑर्डर 21 है ना, ऑर्डर 21 का कोई एक प्रोविजन है जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको मुझे बताना है, जो पब्लिक सर्वेंट को या किसी व्यक्ति को बाय बिड करने से, ऑक्शन में पार्ट लेने से रोकता है। ये मैंने बता दिया ऑर्डर 21। अब आप ये बता देना सर रूल तो ये है, आपको तो ऑर्डर ऑर्डर याद है सर, रूल मैं बताता हूँ आपको। ऐसा कोई स्टूडेंट है मेरे को बताओ जल्दी कमेंट के अंदर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं 170 में, पर्सोनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। अब जो ये पर्सोनेटिंग वर्ड है ना, इसको कहां से कनेक्ट करोगे, इसको आपको कनेक्ट करना है, अभी जाके देखना, बेयर एक्ट खोलना, 416 खोलना, 416 खोलना, ये 1416 तो मैं गलत लिख दिया, 416 खोल लेना भाई आईपीसी के अंदर, ठीक है। बस इतना सा खोल लेना कि सर ये यहां से आ गया। पब्लिक सर्वेंट पर्सोनेट करता है है नहीं, पर दिखता है कि भाई मैं ही कलेक्टर हूं, ठीक है। आगे, वेयरिंग ग्रैब्स और केयरिंग टोकन, उसके कपड़े पहन लेता है, उसके मेडल्स पहन लेता है, किसके, पब्लिक सर्वेंट के, यूज्ड किए गए हो फ्रॉडुलेंटली, बहुत जरूरी है, उसके मालूम ही नहीं है, कोई मेंटल आदमी है उसने पहन के घूमता ही है कि मैं ही पुलिस वाला हूं। या फिर मान लीजिए कोई एक आदमी जिसको टर्मिनेट कर दिया गया और उसके उसके टर्मिनेशन का मालूम ही नहीं हो, वो अपने कपड़े पहन के चल पड़े, तो भैया उसने ऑफेंस नहीं किया है, क्योंकि फ्रॉडुलेंटली नहीं किया उसने। अब आगे ये वाला जो चैप्टर है, इसमें आप क्या पढ़ोगे, 9A में क्या पढ़ोगे, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू इलेक्शन। इसमें बस एक चीज याद रख लो, ये और ये, कब तो कैंडिडेट क्या होता है और ब्राइबरी क्या होती है, बस छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, बस वो दो चीजें याद रख लेना, भरोसा रखो, छोड़ दो। अब यहाँ पे आते हैं कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर्स याद कर लेना, रेंज याद कर लेना, रेंज को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर अपन ने रेंज को छोड़ दिया तो भैया हाई कोर्ट अपने को छोड़ देगा कि सर आप अगली बार आइएगा, रेंज याद करके आइएगा। 172 में क्या है, एब्सकॉन्डिंग टू अवॉइड सर्विस ऑफ समन। अब समन कहाँ मिलता है, कोई बता देगा ना सीपीसी में मेरे को कहाँ समन मिलता है, सब बता दोगे आप लोगों को, सब आता है, आप बता देना समन कहाँ मिलता है, ठीक है। समन से बचता है, अवॉइड करता है, तामील होने से बचता है, फरार हो जाता है, तो भैया आपको क्या मिलेगा, 1 मंथ की सजा या फाइन, कितना, 500 रुपए या दोनों। और अगर समन और नोटिस और ऑर्डर इज टू अटेंड इन पर्सन और बाय एजेंट, आपको आना था, ऐसा कोई समन था, तो क्या होगा, 1 महीना बढ़ के 6 महीना हो जाएगा, 500 रुपए बढ़ के 1000 रुपए हो जाएंगे और दोनों हो जाएंगे, ठीक है। 173 पढ़ लीजिएगा, 173 के अंदर अलग अलग टाइम पे प्रोक्लेमेशन से बचा आप बचते हो, उसकी अफिक्स करने से, चिपकाने से बचते हो। चस्पान है ना, चस्पान, वो देखना, अगर चस्पान कर दिया तो आप उसे हटा देते हो, प्रोक्लेमेशन से बचते हो, अलग अलग ऑफेंस की पनिशमेंट है, देख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी हाई कोर्ट का माथा फिरा हुआ होता है तो वो अपने को फिरा देता है और ऐसे चीजें पूछता है जो अपने को आइडिया ही नहीं होती है। 174 को एक बार पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा, 75 छिनकर याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा अपन आते हैं 177 में। फर्निशिंग क्या करता है, फर्निश फॉल्स इंफॉर्मेशन बनाता है भैया, मिथ्या इत्तला दे देता है, फर्निश करता है क्या, फॉल्स इंफॉर्मेशन, लीगली बाउंड टू फर्निश इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे लीगली बाउंड कौन होता है भाई, ये आप पढ़ना सीआरपीसी, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि सीआरपीसी में कहाँ से कहाँ तक है। सीआरपीसी में अगर आप 39 से पढ़ना शुरू करोगे 49 तक ना, इसके बीच में एक सेक्शन आएगा और वो मुझे अब कमेंट में चाहिए, आप देख के बताओगे सर ये आपको तो नहीं पता, आप तो तुक्का मार रहे हो सर, हम बताए थे आपको, ठीक है।
फर्निश करता है फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा भाई, ये मिलेगी उसे भैया, ये सिंपल तो मिल जाएगी, पर कितनी, 6 महीने तक, 1,000 रुपए तक दोनों। और इफ द इंफॉर्मेशन विच ही गिव्स लीगली बाउंड टू गिव रिस्पेक्ट कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। उधर तो कोई जनरल बात थी, पुलिस वाले ने पूछा ए का अगर ये है क्या, नहीं भैया ये है बी का, और ये है ए का, तो और था किसका, वो ए का ही था, इसने बी को फंसवा दिया। यहाँ पे ऑफेंस हो गया, उसे पता था कि ऑफेंस हो गया, और वो लीगली बाउंड ऑफेंस के लिए बताने के लिए, और नहीं बताता या गलत बताता क्या करेगा, ये मिलेगा भाई। इधर क्या है, इधर है, उधर क्या है, सिंपल था, इधर तो इधर है, दोनों में से कोई मिल सकती है। पढ़ लेना इलस्ट्रेशन, छोड़ मत देना। 178 ये सब हेडिंग्स है, 182 तक हेडिंग्स ही हेडिंग्स है, 182 तक हेडिंग्स है। फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजरी ऑफ एनी अदर पर्सन। क्या पब्लिक सर्वेंट आया, पुलिस वाला आया कि भाई ए के खिलाफ वारंट आया है, ए कौन है, ये है क्या, या रामू कौन है, सर रामू तो ये नहीं है, ये तो शामू है, रामू तो वो है, और शामू ही एक्चुअली रामू था। उसने तो रामू बोल के किसी और को पकड़वा दिया, तो क्या हो गया, इंजरी होगी ना उस व्यक्ति की। तो अब इंजरी हो गई तो भाई साहब आपने अगर गलत इत्तला दी तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, नहीं रुक सकते आप। अब कब मिलेगा, यहां से अपन पढ़ते हैं, he will thereby cause such public servant to do or omit anything। do मतलब अरेस्ट कर लेगा, omit का मतलब अरेस्ट नहीं करेगा, कि बी ये नहीं है ये है, तो बी को अरेस्ट नहीं करवाना, omit हो गया। पब्लिक सर्वेंट और नॉट टू डू, वो नहीं करता, उसे पता होता तो, और या फिर लॉफुल पावर यूज कर लेता है पुलिस वाला उस व्यक्ति के अगेंस्ट, ठीक है। तो क्या है, आपको पनिशमेंट कहां तक मिलेगी, 6 महीने तक मिलेगी, 6 महीने, 1,000 रुपए, या दोनों। और क्या है, इधर डिस्क्रिप्शन, ये याद रखना भाई, इधर डिस्क्रिप्शन है, इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिएगा। आप भी बोलते हो कि सर क्या बार बार एक ही एक बात बोलते रहते हो, कितनी बार बोल दूं, पर आपको पढ़ना तो है भाई, मैं तो हर बार बोलूंगा। 186 पे आ जाओ सीधा। ऑब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट इन डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक फंक्शन, भाई वो अपना कोई काम कर रहा है, आप बीच में टांग अड़ा रहे हो, टांग अड़ाओगे तो क्या होगा, 3 महीने तक आपको जेल में डाल देंगे, 500 रुपए आपसे हम आपकी जेब से निकाल लेंगे, और आपको दोनों भी दे सकते हैं, ठीक है। 187 ओमिशन टू असिस्ट पब्लिक सर्वेंट, अब ये कौन बताएगा, चलो मैं आपको बताता हूं कि मैजिस्ट्रेट जब अरेस्ट करता है ना, तो वो किसी आदमी को बोलता है कि ज्यादा उसको पकड़, ए को बोलता है मान लो, तो ए लीगली बाउंड है मैजिस्ट्रेट की बात को मानने के लिए। अब ये कहां पे है, ये आपको ही बताना पड़ेगा, सीआरपीसी में है, जल्दी से देख के बताना कहाँ है, ताकि सर को भी याद हो जाए, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर आपने जो काम बोला नहीं किया तो आपको 1 महीने के लिए डाल देंगे अंदर, 200 रुपए आपकी जेब से ले लेंगे, और दोनों भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। हमारी तो क्या है, लॉ की मर्जी है भाई। डिसओबीडियंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमोलिकेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट, ये जो है ना, इसमें आपको बस इतना याद रखना है कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या पनिशमेंट है। इधर तो 1 मंथ की है, इधर 200 रुपए है, इधर दोनों है, इधर क्या है 6 महीना है, 1,000 रुपीज है, और दोनों है। अब क्या है, डिसोबीडियंस कॉज करता है, टेंड्स टू कॉज डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, उधर क्या था, ऑब्स्ट्रक्ट करता है, अनॉयंस करता है, इंजरी करता है, रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। क्या बात करता है कि कोई पब्लिक सर्वेंट ने कुछ मना किया, आप भाई साहब मानोगे नहीं, आप तो ऑब्स्ट्रक्शन करोगे, अनॉयंस करोगे, या फिर ह्यूमन लाइफ को, हेल्थ को, सेफ्टी को डेंजर करोगे, तो आपको क्या क्या पनिशमेंट मिल सकती है, 1 महीना, ये और क्या, 6 महीना इधर, 1,000 रुपए, और दोनों। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में अपन आते हैं नीचे, अब अपन इस पूरा छोड़ देंगे, अपन सीधा आ जाएंगे 191 पे। 191 फिर वही कल वाली सी बात होगी, जहां तक खींचना था वहां तक खींच नहीं पाए,
ये मैं थोड़ा जल्दी करवाता हूँ, आप स्पीड थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, अपन छोड़ नहीं सकते, अपने को क्लास जल्दी कंप्लीट तो करनी थी बट थोड़ा खींच लेते हैं। फॉल्स एविडेंस देते हो आप, फॉल्स एविडेंस कहाँ देते हो? कोर्ट में देते हो, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में देते हो, किसी आदमी के सामने देते हो, कुछ भी फॉल्स एविडेंस देना हो गया। बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ, ओथ कहाँ मिलता है आपको? कोर्ट में। एक्सप्रेस प्रोविजन, पुलिस वाले के सामने आप बोले भाई साहब ओथ तो ली नहीं, अरे तो भाई साहब उसके चांटे पड़ेंगे, वही ओथ है। टू मेक डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कहाँ होती है? एविडेंस के अंदर डिक्लेरेशन क्या होती है? कहां से? 45 से कहां तक? 51 तक। डिक्लेरेशन क्या है भाई? आप एक्सपर्ट हो, आपको ओपिनियन देना है, ठीक है, याद आ गया एविडेंस में कहां से कहां तक है। फॉल्स दे देते हो आप क्या करते हो? फॉल्स दे देते हो तो आपको माना जाएगा कि आपने आपने फॉल्स एविडेंस दिया, टू बी फॉल्स और डज नॉट बिलीव टू बी ट्रू। अगर आपको ये भी नहीं पता कि वो सच है तो भी आपको ये माना जाएगा आपने फॉल्स एविडेंस दिया। अ स्टेटमेंट इज within the meaning of this section, it is made verbally or otherwise। वैसा मैंने बोला थोड़ी था, मैंने तो लिख के दिया था, तो क्या हुआ? बताया तो सही ना, एविडेंस तो दिया ना, तो भी आपने फॉल्स एविडेंस दिया। अटेस्टेशन की बात करते हैं, कौन करता है अटेस्टेशन की बात? यहाँ पे अटेस्टेशन की बात है टीपी में। टीपी में अटेस्टेशन की डेफिनेशन है, जाके याद कर लेना। दो या दो अधिक, दो से दो व्यक्ति कम से कम चाहिए होते हैं अटेस्टेशन के लिए, और दोनों के सामने साइन होना इंपॉर्टेंट है, दोनों एक जगह पे हो यह जरूरी नहीं है, याद कर लेना। टीपी भी तो करनी है, टीपी भी तो करनी है। आगे चलते हैं भाई, इलस्ट्रेशन सारे पढ़ लेना, कुछ भी छोड़ दिया तो पेपर छूट जाएगा। 192 फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अब फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का मतलब क्या होता है? फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस का मतलब होता है गढ़ते हो आप। क्या गढ़ते हो? फॉल्स एविडेंस मतलब मिथ्या साक्ष्य को गढ़ना। अब मिथ्या साक्ष्य को अगर आप गढ़ते हो, अंदर तो अपन अभी नहीं जाएंगे, तो अब यहाँ ये सब चीजें ना बोलता है कि क्या क्या मिथ्या साक्ष्य को गढ़ना माना जाएगा। टू फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस इज सेड टू फैब्रिकेट फॉल्स एविडेंस, ये कैसे समझ में आ जाएगा? ये पढ़ के समझ में आ जाएगा भैया। अभी टाइम नहीं है तो अपन इलस्ट्रेशन पे ध्यान दे देना। पनिशमेंट कर लेते हैं। पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस 191 में था फॉल्स एविडेंस। किसमें था? 191 में था फॉल्स एविडेंस। तो कोई इंटेंशनली अगर फॉल्स एविडेंस देता है, इंटेंशनली का मतलब जानबूझ के देना है भाई, गलती से दे दिया तो कोई बात नहीं, तेरे को माफी है। अगर गलती से नहीं दिया, जानबूझ के दिया, और फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस, देते हो या गढ़ते हो, तो 191 192 दोनों आ गए भैया साथ में। कहां तक मिलेगा? 7 साल। शेल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। भैया तेरे से तो जेल में भी डालेंगे और तेरे से पैसे भी लेंगे। gives false evidence, fabricates false evidence in other cases shall be punished। अब अदर केसेस का मतलब क्या है? इधर क्या था? जुडिशियल प्रोसीडिंग था भाई, ये अपन ने मिस कर दिया। जुडिशियल प्रोसीडिंग है ये तो, जुडिशियल प्रोसीडिंग है भैया ये तो। और इधर क्या है? जुडिशियल प्रोसीडिंग के अलावा कोई भी चीज अगर बचती है तो उसमें आप अगर फॉल्स एविडेंस या फैब्रिकेट करते हो तो 3 साल shall also be liable to fine। तो अब ये जो डिफरेंस है ना, ये बहुत आता है पेपर के अंदर। तो ये तो जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है, ये नहीं होती है, ये होती है, ये नहीं होती, ये होती है, नहीं होती, इधर ही अपन फंस जाते हैं। इधर फंसने से कैसे बच सकते हो आप? बच सकते हो एक्सप्लेनेशन को पढ़ के। कोर्ट मार्शल जुडिशियल प्रोसीडिंग होता है, एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय लॉ। कहाँ? लोकल इन्वेस्टिगेशन, याद है? लोकल इंक्वायरी याद है? ऊपर बताया था ना, तो वो भी जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। तीसरा क्या है? एन इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कंडक्टेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ स्टेज ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, दो दैट इन्वेस्टिगेशन मे नॉट टेक प्लेस बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। गांव में जाके बात कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग नहीं हो, पर जरूरी क्या है कि वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है। Giving or fabricating false evidence with intent to procure conviction of a capital offense, मतलब डेथ। जानबूझ के मिथ्या साक्ष्य देते हो या मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हो जिससे किसी व्यक्ति को कैपिटल सेंटेंस मिल सकती है, तो भैया आपको क्या रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भेज देंगे। कहाँ? 10 साल तक। कितना? 10 साल तक तो भेजेंगे ही भेजेंगे, आपसे पैसे भी लेंगे और रिग्रेस, आपसे हम मजदूरी भी करवाएंगे, याद है? और अगर वो कन्विक्ट हो जाता है उस मिथ्या साक्ष्य और गढ़ने से, ऊपर तो था कि देना सिर्फ, इधर अगर वो कन्विक्ट हो जाता है वो व्यक्ति, तो भैया तुम गए, तुम्हें भी डेथ पनिशमेंट मिलेगी। और आपको ऊपर जो बताई गई थी ना
10 साल तक की सजा वो भी मिल सकती है और पैसे भी ले लेंगे। ठीक है। 95, कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। सेम बात है। क्या होगा अगर आप ऐसा कोई फैब्रिकेट करते हो या बनाते हो या देते हो जिससे किसी इंसान को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है या इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है, तो एनी पर्सन टू बी कन्विक्टेड ऑफ एन offense which by the law for the timing in force in India is not capital but punishable with imprisonment for life or imprisonment for a term 7 साल। तो क्या shall be punished as person convicted of that offense would be liable to be punished। उस ऑफेंस के लिए जितनी सजा है उतनी सजा आपको भी मिलेगी। ठीक है। अब अपन आज 195 ए तक करेंगे भाई। 195 ए तक, थ्रेटनिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस, किसी को डांटना डराना। ठीक है कि भैया तू जाके झूठ बोल। शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 साल और फाइन और बोथ। इफ इनोसेंट पर्सन इज कन्विक्टेड, ऐसे कोई मिथ्या साक्ष्य से इनोसेंट पर्सन कन्विक्टेड हो जाता है तो क्या है, सेंटेंस इज द मैनर टू द सेम एक्सटेंट विच द इनोसेंट पर्सन इज पनिश्ड। जितना उसको मिला उतना ही तुम्हें भी मिलेगा। तो जो बोगे वही तो काटोगे। ठीक है। तो अपन अभी क्या बोल रहे हैं, अपन अभी आईपीसी बोल रहे हैं, तभी तो अपन पेपर के अंदर आईपीसी के क्वेश्चंस को काट पाएंगे कि ये मेरे से हो गया, ये मेरे से हो गया, ये मेरे से हो गया। तो ठीक है बच्चों, अभी अपना अपन खत्म करते हैं। क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, थोड़ा स्पीड में कर लेना। और जो जो चीजें मैंने आपको कमेंट्स में लिखने के लिए बोली हैं उनको आप चेक करके कमेंट्स में जरूर लिखना। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फीडबैक्स हमें दें। अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं तो बस यह समझ ले कि हाँ सर ने गलत बोला, मैंने देख लिया, अगली बार से सर ध्यान रखेंगे। मैं सर को मैसेज कर देता हूँ कि सर आपने यहाँ पे ये गलत बोल दिया था। गलती हो जाती है, सबसे होती है। चलो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस डे।